वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नीट IIT अड्डा। मैं हूं ME सर और आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने के लिए इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट विल कवर योर क्लास 11th एज वेल एज योर प्रिपरेशंस फॉर नीट एंड IIT। बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें जो केमिस्ट्री शुरू होती है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो चलिए फिर बॉयज एंड गर्ल्स शुरू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो सबसे पहला लॉ आपको पढ़ना है बॉयज एंड गर्ल्स वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को प्रपोज किया एंटोइन लेवोइजियर ने। एंटोइन लेवोइजियर in the year 1789। ये ईयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार कॉम्पिटिशन्स में ईयर्स पूछ लिए जाते हैं कि लॉ तो इन्होंने दिया था, वही लॉ ये रहा, आप ईयर बताएं कि कौन से ईयर में प्रपोज किया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर्स याद रखने ज़रूरी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉ आखिर कहता क्या है। ये लॉ ये कहता है दैट मैटर can neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. It can only be changed from one form to another. एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन अगर देखें थर्मल, तो इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के मोलर मासेस फिगर आउट करते हैं। 1 × 40 प्लस 1 × कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं 3 × 16। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो 1 × 40 प्लस 1 × 16, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 × 12 प्लस 2 × 16। तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48। दिस कम्स आउट टू बी 100। जब मोलर मास को एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम्स में करते हैं, तो इसलिए ये हो गया 100 ग्राम्स। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास हो गया 40 प्लस 16, दैट कम्स आउट टू बी 56 ग्राम्स। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 12 प्लस 2 × 16 32, कितना हो गया 44 ग्राम्स। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल मास ऑन द प्रोडक्ट साइड 56 प्लस 44 कितना हो गया 100 ग्राम्स। और टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद था वो कितना हो गया, वो भी 100 ग्राम्स। तो इसका मतलब जब रिएक्शन हुई, जब कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तो कुछ बॉन्ड टूटे, कुछ नए बॉन्ड बने,
लेकिन इस दौरान आप देख रहे हैं जो टोटल मास रिएक्टेंट साइड पर था और जो टोटल मास प्रोडक्ट साइड पर है, दोज आर वन एंड द सेम। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि मैटर ना तो क्रिएट हुआ, अगर क्रिएट होता तो मास 100 से ऊपर निकल जाता प्रोडक्ट साइड पर, और ना ही मैटर डिस्ट्रॉय हुआ। अगर डिस्ट्रॉय होता तो डेफिनेटली मास प्रोडक्ट साइड पर 100 से कम हो जाता। सो बॉयज एंड गर्ल्स, इससे प्रूव होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, कट करना। So boys and girls, now let's move to the second law of chemical combination, और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको प्रपोज करने वाले थे जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने इसको प्रपोज किया ठीक 10 साल बाद, इन द ईयर 1799। 1789 में प्रपोज हुआ था कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने प्रपोज किया द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब ये लॉ कहता क्या है? सी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, regardless or the amount of a compound, you can say regardless of the source or the amount, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई केमिकल कंपाउंड कितनी मात्रा में लेकर आए हैं और किस सोर्स से लेकर आए हैं। अ केमिकल कंपाउंड always contains the same elements in the same definite proportion by mass. देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कंपाउंड का सोर्स क्या है या फिर वो अमाउंट में कितना है। किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट होंगे और हमेशा सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास। इसको एग्जाम्प्लीफाई करने का सबसे सिंपल एक एग्जांपल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में? कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा होगा कार्बन और ऑक्सीजन। कितना कितना अमाउंट होगा? कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स। और ऑक्सीजन कितना है? 16 एटॉमिक मास होता है, 16 2s are 32, 12 ग्राम्स एंड 32 ग्राम्स। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो प्रोपोर्शन बाय मास हुआ वो कितना हुआ? कार्बन is to oxygen
12:32. So 4 3s are 12 and 4 8s are 32. क्या रेशियो हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का? 3:8. इसका मतलब क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कई तरीकों से प्रोड्यूस होती है। मिसाल के तौर पर हमारी सांसों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, और उसके सिवा आप जानते हैं कि आप किसी फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कौन से सोर्स से लेकर आए हो। इंपॉर्टेंट यह है कि दैट कंपाउंड शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो कंपाउंड को आप कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हो तो उसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे। सेम एलिमेंट्स कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। और किस रेशियो में होंगे, किस प्रोपोर्शन में होंगे? इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन 3:8 बाय मास। देखिए एटम्स का रेशियो नहीं लेना। एटम्स का रेशियो क्या है? अगर मैं कहूँ CO2 तो एटम्स का रेशियो क्या हो गया? एटम्स का रेशियो तो 1:2 हो गया। इसकी बात नहीं हो रही है। बात काय की हो रही है? बात हो रही है मास के रेशियो की, मास के प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन सेम एलिमेंट्स हमेशा यही होंगे, एंड इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन। कितने बाय कितना? 3:8 बाय मास। वाटर में आप जब देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने ग्राम्स है? 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितने ग्राम्स है? 16 ग्राम्स। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है इसके अंदर वो कितना हो जाएगा? 2:16, मतलब 1:8 का रेशियो हो गया बाय मास। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पानी कहां से लेकर आए, चाहे बारिश का पानी लेकर आ जाइए, चाहे बिस्लरी के बॉटल खोल लीजिए, चाहे टैप वाटर लेकर आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समंदर का पानी ले आइए, कहीं से भी लेकर आ जाइए, नो मैटर व्हाट इज द सोर्स। द थिंग दैट मैटर्स एट द एंड कि वो वाटर होना चाहिए। अगर वो वाटर है तो उसके अंदर हमेशा यही दो एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसी प्रोपोर्शन में होंगे 1:8 बाय मास। अगर एटम्स का रेशियो देखोगे तो एटम्स का रेशियो तो 2:1 है, लेकिन इस पर नहीं जाना हमें। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो प्रोपोर्शन देखना है वो किसका देखना है? मासेस का क्या प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझ गए सब लोग? चलिए अब हम चलते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसको प्रपोज करने वाले पर्सन का नाम है जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन, और इन्होंने ये प्रपोज किया 1804 में। 1804। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता क्या है? देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, जब दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हों, then the masses of one element that combine with fixed mass of the other element, that combine with fixed mass of the other element
bear a simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशियो, ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब इसमें नोटेबल बातें क्या है कि दो एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पर सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, मिलके क्या क्या बनाते हैं, SO2 और SO3 बनाते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि सल्फर और ऑक्सीजन के मासेस कितने कितने हैं दोनों में। अगर मैं आपसे कहूं सल्फर कितना है इसमें, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 2 जा 32। क्या बात है, दोनों तरफ मासेस सेम। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर का एक ही एटम इसके अंदर है, तो सल्फर का मास हो गया 32 इसके अंदर, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 3 जा 48। बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन वेरी इजीली नोटिस कि यहाँ पे दो एलिमेंट कम से कम दो कंपाउंड बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है जबकि दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जिनका मास चेंज हो रहा है, जिस एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, तो उस एलिमेंट के मासेस में मतलब 32 और 48 में सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। उस लॉ के स्टेटमेंट को अगर आप रिकॉल करें तो क्या था, masses of element that combine with fixed mass of the other element। मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसके मासेस चेंज हो रहे हैं और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जिसका मास फिक्स्ड है, ठीक है। तो जिसका मास चेंज हो रहा है, हमें चेंज होने वाले मासेस का रेशियो निकालना है, ठीक है। शर्त यह है कि दूसरे एलिमेंट के मास इस बीच चेंज ना हुए हों। मतलब हम कह सकते हैं हमें रेशियो निकालना है ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्यों, सल्फर का क्यों नहीं, क्योंकि सल्फर का तो फिक्स्ड है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन इन SO2 रेशियो ऑक्सीजन इन SO3। क्या है ये रेशियो, आप लोग देख सकते हैं कि 32 मास है ऑक्सीजन का किसमें, SO2 में, और 48 मास है ऑक्सीजन का किसमें, SO3 में, 48। तो ये कितना हो गया, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन इजीली नोटिस कि एक एलिमेंट के मासेस जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन है, उन मासेस में आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जरा इस सबको हटा देते हैं पहले। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, दो कंपाउंड्स बनाते हैं साथ में मिलकर। अगर आपको मालूम हो तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि वाटर तो बनता ही है इनके कॉम्बिनेशन से, और साथ में एक ऑक्सीजन को और लेकर के ये परऑक्साइड भी बना लेता है वाटर। तो वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का मास कितना है वाटर में, हाइड्रोजन का मास है 2, ऑक्सीजन का है 16, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 16 2 जा 32। आप देख रहे हैं कि इसी तरह का एक सीन यहाँ क्रिएट हो गया किसमें, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में, जहां पर दो एलिमेंट्स कम से कम दो कंपाउंड तो बना रहे हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो यहां पर इनका क्या रेशियो रहेगा, हमें किस किस का रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है रेशियो ऑफ चेंज क्या हो रहा है दोनों में, ऑक्सीजन O in H2O एंड O in H2O2।
तो कितना हो गया 16:32. That makes it 1:2. And you can notice that this is a simple whole number ratio. मतलब वो बात यहाँ पर भी आ गई कि एक एलिमेंट के मासेस जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड्स को कंपेयर करते हुए, तो जिस एलिमेंट के मासेस चेंज हो रहे हैं उनमें आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। और इसी के साथ हमारा थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ है Gay-Lussac's law of combining volumes. Gay-Lussac's law of combining volumes. इस लॉ को प्रपोज करने वाले पर्सन हैं Gay-Lussac। और ये लॉ प्रपोज किया गया ईयर 1808 में, ठीक 4 साल बाद होंगे 1808 में। बहुत इजी है। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलरली गैसेस पर एप्लीकेबल है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, व्हेन गैसेस कंबाइन, when gases combine, they do so. Do what? Do combine. They do so in volumes. मतलब जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो वॉल्यूम के हिसाब से कंबाइन होती हैं। एंड दीज वॉल्यूम्स, और ये जो वॉल्यूम्स हैं गैसेस की, कंबाइन होने वाली गैसेस की, these volumes bear what? A simple whole number ratio. Simple whole number ratio. ना केवल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ना केवल कंबाइन होने वाली गैसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होल नंबर रेशियो रखती हैं, बल्कि जो गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे भी होल नंबर रेशियो मेंटेन रहता है। When gases combine, they do so in volumes, and these volumes bear a simple whole number ratio with respect to each other. With respect to each other. And also to the volume of the products formed. जब गैसेस कंबाइन होंगी तो वो वॉल्यूम्स के हिसाब से होंगी और उन वॉल्यूम्स का आपस में होल नंबर रेशियो होगा, और जो गैसियस प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके रेस्पेक्ट में भी होल नंबर रेशियो होगा। शर्त यह है कि इस दौरान फिजिकल कंडीशंस मेंटेन रहनी चाहिए। provided that फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, फिजिकल कंडीशंस remain constant। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए इस दौरान जब गैसेस कंबाइन हो रही हो। ये लॉ अगर आपको अप्लाई करना है, यू मस्ट एंश्योर दैट द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। इसको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए अगले पेज पर जाते हैं और देखते हैं कि ये लॉ किस तरह अप्लाई होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन होती है, बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया।
गैसेस कंबाइन हो रही हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट भी गैशियस है। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं तो यहाँ पर हम गैलोसैक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग गैसेस वॉल्यूम्स के हिसाब से कंबाइन होती हैं, तो 1 वॉल्यूम इसकी हो गई। देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के कई मतलब होते हैं। उनमें से एक मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये 1 वॉल्यूम हो गई। उसी तरह ये 1 वॉल्यूम हो गई, और ये कितनी वॉल्यूम्स हो गई, ऑब्वियसली 2 वॉल्यूम्स हो गई। अब कोई कहेगा वॉल्यूम तो कोई यूनिट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वॉल्यूम तो बहुत सारे यूनिट्स में मेजर हो सकती है, जैसे कि वॉल्यूम मेजर हो सकती है मिलीलीटर्स में, लीटर्स में और क्यूबिक मीटर्स में। ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर है, और बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसमें वॉल्यूम का मेजरमेंट हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन इट में वेरी। सपोज हमारी वॉल्यूम लीटर्स में है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 लीटर हाइड्रोजन कंबाइन होती है 1 लीटर क्लोरीन के साथ, क्या बनाने के लिए, 2 लीटर्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं, इनमें क्या रेशियो है आपस में, इनमें रेशियो है 1:1 का रेशियो है। आप देख रहे हो कि इनमें 1:1 का रेशियो है, और आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट भी गैशियस है, कौन सा, HCl। तो HCl के साथ अगर इस रेशियो को कंटिन्यू किया जाए तो ये रेशियो हो गया 1:1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो है आपस में वॉल्यूम्स में, कंबाइन होने वाली वॉल्यूम्स में सिंपल होल नंबर रेशियो। When gases combine, they do so in volumes, and these volumes are going to bear a simple whole number ratio with respect to each other, and also with respect to the volume of the gaseous products formed, provided that the physical conditions such as temperature and pressure remain constant. So that marks the end of this law. अब इसको अप्लाई कैसे करें? एग्जाम्पल के तौर पर अगर कल को कोई आपसे कह देता है कि सपोज आपके पास 10 ml हाइड्रोजन है अवेलेबल, क्लोरीन नहीं पता आपको कितनी है, और आपसे कोई पूछ ले कि बताइए HCl कितनी बनी। आपके पास अवेलेबल है 10 ml हाइड्रोजन, आपसे कोई पूछ ले कि HCl कितनी बनी। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं तो यहाँ पर आप फ्री हैं कौन सा लॉ अप्लाई करने के लिए, द गैलोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। देखिए याद रखिए, आपके पास अवेलेबल क्या है, आपके पास अवेलेबल है 10 ml हाइड्रोजन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कितनी वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, और HCl की कितनी वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। हमारी वॉल्यूम का यूनिट क्या चल रहा है यहाँ पर, ml, तो हम कह सकते हैं कि 1 ml हाइड्रोजन अगर पार्टिसिपेट कर रही है केमिकल कॉम्बिनेशन में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी 2 ml। तो अगर 10 ml हाइड्रोजन हमारे पास है कॉम्बिनेशन में, तो फिर कितने ml बनेगी, 10 × 2/1। ये कितनी हो गई, ये हो गई 20 ml। वो इस रेशियो से साबित भी हो रहा है कि 1:2 का रेशियो है, मतलब जितनी भी वॉल्यूम हाइड्रोजन की यूज़ हो रही है उसकी डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रोड्यूस होगी। इस रेशियो से साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ प्रूफ भी हुआ है कि हमारे पास अगर केमिकल कॉम्बिनेशन में 10 ml हाइड्रोजन है तो 20 ml हाइड्रोजन क्लोराइड इस वॉल्यूम का जस्ट डबल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, सो दिस इज द गैलोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। नाउ वी कैन मूव टू द फाइनल लॉ, and that law will be the Avogadro's law. Avogadro's law. देखिए एवोगैड्रो की अगर हम बात करें तो इनका नाम बड़ा वियर्ड है। अगर आप NCERT की बुक में इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम है, ज़रा देखिए, मैं ज़रा हाईलाइट करके देखता हूँ इनका नाम, हाईलाइट करके लिखता हूँ, आप ज़रा नोटिस करिए। इनका नाम है लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो
अवोगाड्रो, डी कोरेका, एडी करेटो। इनका तो नाम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं क्या विचित्र नाम इन्होंने रखा है। ये खैर जो भी हो, इनके पेरेंट्स की मर्जी। अब हमने क्या सिंगल आउट कर रखा है, हम इनको केवल दो नामों से जानते हैं, अमीडियो अवोगाड्रो। हर कोई इस दांव पे इसमें नहीं पड़ता, ज़रूरत भी नहीं है। अमीडियो अवोगाड्रो, ये दो नाम इनके बोले जाते हैं इन जनरल। चलिए नाम से निकलकर ज़रा लॉ पर फोकस करते हैं। इन्होंने ये लॉ दिया कब? नाम से पता लग रहा है लॉ दिया किसने? अवोगाड्रो ने। कौन से ईयर में दिया? मैं यहीं इसको समराइज कर देता हूँ, 1811 में अवोगाड्रो ने ये लॉ प्रपोज किया, अवोगाड्रोस लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases under identical conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases, all, कोई भी गैस, any gas that you can think about. Equal volumes of all gases under identical मतलब बिल्कुल same to same conditions होनी चाहिए सब में. Equal volumes of all gases under identical conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. कुल मिलाकर अगर सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस की इक्वल वॉल्यूम्स हैं और उनमें प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस अगर सेम हैं, सेम, सिमिलर नहीं, सेम, हूबहू बिल्कुल, तो ऐसे में उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम बराबर, दो या दो से ज़्यादा गैसेस की, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर। शर्त यह है कि कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम कंडीशंस होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक, अब इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ कंटेनर्स बना लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है छोटे बड़े बन गए हों, इनकी वॉल्यूम आप सेम प्रिज्यूम कर लें कि सेम है, फिर भी मुझे वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मैं ज़रा उसको छोटा कर लेता हूँ। उम्मीद है कि अब आप लोगों को देखने में बराबर लग रहे होंगे, नहीं लग रहा है तो प्रिज्यूम कर लीजिए कि बराबर है। अब मान लीजिए इसकी वॉल्यूम भी 1 लीटर, इसकी वॉल्यूम भी 1 लीटर, इसकी वॉल्यूम भी 1 लीटर और इसकी वॉल्यूम भी 1 लीटर। वॉल्यूम्स इक्वल हो गई। टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशंस चाहिए, विदाउट अ कॉम्प्रोमाइज। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और प्रेशर है 720 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और सब में यही कंडीशंस हैं, सब में, विदाउट एन एक्सेप्शन। कोई भी 4 गैसेस ले लें, जैसे कि हाइड्रोजन ले ली मैंने यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन,
कोई भी गैसेस हो सकती हैं, कोई भी, बस गैसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन सेट हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं वोगैड्रोस लॉ के हिसाब से। इक्वल वॉल्यूम्स अगर हैं तो वॉल्यूम भी, मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 100 हैं, तो वहाँ मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ? भाई वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे विदाउट अ सेकंड थॉट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, 100 होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 100 होंगे, अमोनिया के भी 100 होंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ये 1 लीटर ना हो के सपोज 500 ml, मतलब 0.5 लीटर वॉल्यूम अगर है, और मान लीजिए अमोनिया के आपके पास 1 लीटर ना हो के 5 लीटर वॉल्यूम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? भाई आपको हाइड्रोजन के मालूम है 1 लीटर के 100 हैं, तो इसको रेफरेंस मानते हुए 0.5 लीटर 1 लीटर की हाफ वॉल्यूम हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 50 हो जाएंगे। अगर अमोनिया ले लें, अमोनिया के मैंने वॉल्यूम चेंज करके 1 से 5 कर दी, तो जो रेफरेंस वॉल्यूम है 1 लीटर में 100 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, तो 1 लीटर में 100, तो 1 की 5 टाइम्स वॉल्यूम हो गई अमोनिया की 5 लीटर्स। तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 500 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। अगर हम किसी वेरिएबल के टर्म्स में बात करें, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि सपोज आपके पास ये 3 कंटेनर्स हैं, बढ़ा लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं, 4 कंटेनर्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हैं सब में? आइडेंटिकल, टेम्परेचर और प्रेशर आइडेंटिकल है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 गैसेस हैं, मान लीजिए ये है अमोनिया, ये है ऑक्सीजन, और कोई सी भी ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कहूं कि यहां पर आपके पास अमोनिया के X मॉलिक्यूल्स हैं, X मॉलिक्यूल्स, और इसकी वॉल्यूम जो है वो 0.5 लीटर्स है, इसकी वॉल्यूम 2 लीटर्स है, इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है, और इसकी वॉल्यूम है 10 लीटर्स। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कितने हो जाएंगे। देखिए वॉल्यूम अगर इक्वल होगी, अगर मैं एक एडिशनल कंटेनर लेके यहाँ ले लेते हैं, अगर मैं एक एडिशनल कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैं कह देता हूँ कि इसकी वॉल्यूम भी 0.5 लीटर्स है, और इसमें मैं नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी रख चुके हैं, मान लीजिए इसमें कोई सी भी गैस ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, नियॉन, ठीक है। नोबल गैसेस के केस में नंबर ऑफ आइटम्स कंसिडर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स बोलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा बिल्कुल। तो अगर 0.5 लीटर वॉल्यूम यहाँ पर है और 0.5 लीटर ही यहाँ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हो गए? इक्वल हो गए, एक्स मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेस के केस में हालांकि एटम्स बोलेंगे। अब ये बताइए, ये सोच के देखिए कि 0.5 लीटर्स है तो ये वॉल्यूम 2 लीटर्स है, तो इक्वल तो है नहीं। अगर 0.5 लीटर होती तो यहाँ पे भी x होते, लेकिन 2 लीटर 0.5 के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कितने हो गए? 4 टाइम्स हो गए, 4x मॉलिक्यूल्स हो गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए 4x।
नाइट्रोजन की वॉल्यूम को देखिए 0.5 लीटर थी अमोनिया, नाइट्रोजन की वॉल्यूम उसकी डबल है, वहां पर 1 लीटर है। तो वॉल्यूम डबल हो गई तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे। अगर 0.5 लीटर होती तो x होते, 1 लीटर हो गई तो डबल हो गई, 2x मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम 0.5 लीटर से कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स हो गई। 0.5 लीटर 10 लीटर में 20 टाइम्स आएगा। तो जब वॉल्यूम 20 टाइम्स हो गई तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 20 टाइम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। Okay, so this marks the end of this topic, the Avogadro's law, and with it we come to the end of the laws of chemical combination. अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा, विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द नीट IIT अड्डा। ओके, that's it.